डेट है 14 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम इसी लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। करंट अफेयर पे बेस्ड आज के और कल के और कुछ स्टैटिक पोर्शन से होगा। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी खादी प्राकृतिक पेंट अभी लॉन्च हुआ है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, किस मिनिस्ट्री ने कराया है और क्या रिलेटेड अवार्ड से न्यूज़ है ये सब देखेंगे। मीजू फ्रेमवर्क लॉन्च्ड हुआ है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ इंडिया जू, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए वेंचर फंड एस्टेब्लिश किया है अभी, किस मिनिस्ट्री ने किया है और क्या काम करेगा और ये वेंचर फंड होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने शायद इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा वेंचर फंड, तो आज हम इसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है सी विजिल 21, ये सी विजिल 21 है क्या, किससे रिलेटेड है, कौन कंडक्ट कराता है, ये सारा देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड, ये कायाकल्प अवार्ड क्या है, कौन देता है, किस लिए देता है, ये सारा इससे रिलेटेड न्यूज़ हम पढ़ेंगे। और एशियन हॉबुरा बस्टर्ड से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्यों ये न्यूज़ में है, कहाँ पे मिलता है, क्या चीज़ है, ये सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक है जी खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च्ड। खादी प्राकृतिक पेंट, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल होता है इंग्लिश में और हिंदी में प्राकृतिक बोलते हैं, नेचुरल। पेंट तो आप समझते हो जो घरों में पेंट होता है, पेंट। तो अभी ये खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, ये क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये याद रखना है कौन से मिनिस्टर ने, मतलब मिनिस्ट्री भी याद रखनी है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है खादी प्राकृतिक पेंट। ये क्या है, किसने डेवलप किया है, ये पेंट डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये कमीशन ने लॉन्च किया है। ये कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी न्यूज़ के बाद। पहले न्यूज़ ख़त्म कर लें उसके बाद इस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना डेवलप बनाया किसने पेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने, एंड लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। और इस फीचर जानते हैं इसके पेंट के। जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये नॉन टॉक्सिक पेंट है। नॉन टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिक मतलब होता है हार्मफुल या पॉइजनस, जहरीला, हानिकारक, मतलब ये जहरीला नहीं है, नहीं हानिकारक है, कोई इससे कोई भी क्या है कि हानि नहीं होगी। और इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या है कि ऐसा ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है अपनी तरह का जो क्या है, एक तो प्राकृतिक है, नेचुरल है ये पेंट है, और नेक्स्ट क्या है कि एंटी फंगल होगा और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। एंटी फंगल का मतलब फंगी होती है ना, जो फंगस नहीं लगेगी अगर पेंट दीवार पे होगा या आपका किसी मान लो आयरन पे होगा किसी भी चीज़ पे, तो उस पर फंगस नहीं लगेगी और बैक्टीरिया नहीं उस पर प्रोड्यूस होंगे। बैक्टीरिया अगर उस मान लो यहाँ पे इस ये दीवार है आपकी, इस दीवार पे वॉल पे पेंट कर दिया ये, तो इस दीवार पे वॉल पे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर बैक्टीरियाज आएंगे तो वो मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, समझे, डाइड हो जाएंगे। तो और नेक्स्ट क्या है इससे रिलेटेड, जो ये पेंट है इसको सर्टिफाइड कर दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे लास्ट में, और मैं पहले भी अपने करंट अफेयर में बहुत बार इसे बता चुका हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो ये क्या करती है, ब्यूरो ऑफ ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे आपने देखा होगा ना आईएसआई मार्क लिखा होता है किसी पे, जैसे पानी की बोतल पे देखा या किसी खाने पीने की चीज़ पे या किसी और प्रोडक्ट पे, तो कंट्री में स्टैंडर्ड सेट करती है बीआईएस। तो इसे भी सर्टिफाई कर दिया है इसने कि हाँ ये पेंट को ये हमारे कंट्री में सर्टिफिकेशन दे दिया गया है बीआईएस ने। और नेक्स्ट फीचर क्या है इसके, जो खादी प्राकृतिक पेंट होगा ना, आपको खादी का मतलब तो पता है ना, खादी का मतलब खादी के कपड़े भी मिलते हैं, खादी के और भी सामान आता है, प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन, सौंप, ये सब आते हैं। खादी का मतलब क्या होता है, खादी का मतलब कोई कि ऐसे ये ना, खादी का कोई ऐसे नहीं है अलग से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस होता है नेचुरली। खादी का मतलब है कि जो हैंड वीवन हो या हैंड से हैंडमेड प्रोडक्ट, मतलब जो हाथ से बनाया गया हो प्रोडक्ट, जो हाथ से बनाया हो गया हो, मशीन का जो मॉडर्न मशीन है ना,
मशीन का उसमें यूज़ ना किया गया हो, प्रयोग ना किया गया हो, मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट हो, हाथ से बनाया हो, उसी को बोलते हैं खादी प्रोडक्ट। तो ये पैंट भी क्या है, हाथ से बनाया हुआ है विदाउट एनी मशीन, मतलब जो मॉडर्न मशीन्स होती हैं उन मशीन के बिना सहायता के। तो इसलिए ये खादी नाम दिया गया है, खादी प्राकृतिक पेंट। ये दो तरह का होगा, टू टू फॉर्म होंगी इसके, एक तो डिस्टेम्पर पेंट और एक होगा आपका प्लास्टिक इमल्सन पेंट। आपको ये तो पता ही होगा, डिस्टेम्पर पेंट वगैरह होते हैं घरों में और प्लास्टिक पेंट भी होते हैं। तो दो फॉर्म में होगा ये खादी प्राकृतिक पेंट भी, डिस्टेम्बर और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। और किससे बनाया जाएगा, कौडंग से बनाया जाएगा। ये कौ मतलब गाय, डंग मीन गोबर, गाय के गोबर से बनाया जाएगा कौडंग, डंग मीन गोबर होता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट कौडंग ही है इस पेंट का। तो क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब इसके बनाने में कॉस्ट कम लगेगी, कीमत कम आएगी, और ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डर मतलब बदबू नहीं होगी इसमें, कोई स्मेल नहीं आएगी। और पेंट क्या है, हैवी मेटल नहीं होंगी इसमें। अभी आपको पता है जो पेंट बनते हैं, ये जो पेंट बनते हैं, पेंट किसके बनते हैं, इनमें मेटल्स होती हैं बहुत सारी, जैसे लीड हुआ, कांच, मरकरी मेटल होती है, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम। तो बहुत सारी मेटल से बनते हैं पेंट। और ये क्या होता है, इनसे पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, और वो गैस निकलती हैं जो क्या है, ओजोन का डिप्लीशन करती हैं। ओजोन को पता है ना आपको, एटमॉस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, दूसरी लेयर में। जैसे ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी लेयर। इस लेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर की में ओजोन होती है, ओजोन प्रेजेंट होती है। ओजोन प्रेजेंट तो यहाँ भी होती है ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, मतलब पॉल्यूशन बढ़ाती है। गैस जो निकलती हैं, मतलब पॉल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब करती है और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, वो क्या है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, लाभकारी होती है, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, सन की हार्मफुल रेज होती हैं जो, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो जो पेंट बनाए जाते हैं ना, ये पेंट में लीड, मरकरी ये वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस जो ये पेंट है, जो खादी का प्राकृतिक पेंट है, इस ये फ्री होगा, इसमें नहीं होंगे ये हैवी मेटल, ना लीड होगा, ना मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारी मेटल नहीं होंगी इस पेंट में, समझे। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। अब देखो, जब ये खादी का प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा, ये इससे क्या है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे, और लोकल एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, क्या है, रोज़गार जनरेट होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, जब कॉर्डन से बनाया जाएगा, ये गाय के गोबर से बनाया जाएगा, तो क्या है कि इसका कंजम्पशन बढ़ेगा टेक्नोलॉजी में। दूसरा, ये इको फ्रेंडली तो है ही, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इससे क्या होगा, जो फार्मर हैं और गौशालाज हैं उनको भी एडिशनल इनकम मिलेगी, क्योंकि वो गाय का गोबर बेच सकेंगे ना। और कितना कितना इनकम प्राप्त कर सकते हैं फार्मर और गौशाला, ये लगभग ना एक साल में पर पर एनम पर ईयर 30,000 रुपीज़ की इनकम इन्हें हो सकती है एडिशनल। अगर ये गाय का गोबर है जो कोडंग है, कोडंग को बेचेंगे कहाँ पे, पेंट बनाने के लिए, तो एक साल में सोचो, फार्मर्स और गौशालाज होती हैं जो जहाँ पे गाय रखी जाती हैं, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये महीने, मतलब साल में कमा सकते हैं ये, सिर्फ गोबर बेच के, सोचो। जो कि अभी गोबर होता क्या है कि जो कोडंग होता है ना, उसको ऐसी पानी से, वाटर से बहा देते हैं गलियों में, ड्रेन्स जो होती है ना, आपकी नालियाँ होती हैं, नालियों में बहा देते हैं, तो नालियाँ जाम हो जाती हैं, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स हो जाता है। तो उससे प्रिवेंट करेगा, इससे बचाव हो गया, क्योंकि ये क्या है, कोडंग को आप बेच देंगे, ये सेल कर देंगे, कोडंग को सेल कर देंगे, तो क्या है, उसे पानी में नहीं बहाना पड़ेगा। तो जो ड्रेन्स, जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो जाती हैं, वो अब जाम नहीं होंगी, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ऑफ क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। तो इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। इतने सारे फ़ायदे होंगे देखो इससे। अब हम पढ़ते हैं जो आया था आपका कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और आपका आया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन क्या है, ये एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने 1956 में, इसी नाम से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट 1956। और इस एक्ट के थ्रू क्या है, ये 1957 में बनाया गया ये कमीशन। कमीशन का मतलब आयोग होता है हिंदी में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है ना। व्हेन ए बॉडी इज फॉर्म्ड थ्रू ए एक्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब सांविधिक संस्था।
जब कोई एक्ट से बनती है तो पार्लियामेंट बनाता है एक्ट, पार्लियामेंट हमारी। तो सांविधिक संस्था हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कमीशन है इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये मिनिस्ट्री आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है कमीशन की बात हो रही है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ये कि ये प्लान करती है, प्रमोट करती है, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज किसमें कि ताकि विलेज लेवल पे ना विलेज इंडस्ट्रीज हैं जो रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ का मतलब है, रूरल का मतलब ग्रामीण एरियाज़ में, जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए काम करती है ये इसका एक बोर्ड हुआ करता था इससे पहले। जब ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना था उससे पहले एक बोर्ड हुआ करता था, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। वो उसका भी काम लगभग यही था, विलेज रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट करने का। लेकिन बाद में ये कमीशन बना दिया गया 1957 में। तो इस कमीशन ने इस बोर्ड का काम ले लिया। अब ये बोर्ड ख़त्म हो गया, अब बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इस बोर्ड का काम करता है KVIC ये कमीशन। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हेडक्वार्टर मुंबई में किसका? KVIC पढ़ रहे हैं हम, कमीशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसके 6 जोनल ऑफिस हैं। ये जोनल ऑफिस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस देख लो। दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में जोनल ऑफिस है और हेडक्वार्टर मुंबई में। अब पढ़ते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये भी एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, गवर्नमेंट ने 1986 में एक एक्ट बनाया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इस एक्ट के थ्रू ही ये 1986 में एस्टेब्लिश किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जब एक्ट के थ्रू बनाया तो क्या हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ये आपको याद भी हो गया होगा, मैंने जब से ये करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत बार बताया स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती हैं। यही स्टेटमेंट में पूछ लेती है UPSC तो। और आपका PCS का एग्ज़ाम भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, CAPF का हो, ये EPFO का हो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपको पता चल गया एक्ट के थ्रू बना है। और क्या है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब बना गया? मैंने बता ही दिया आपको, 1986 में बनाया गया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक मानक भवन है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है जी 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड। अभी 30वां अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का। अवार्ड का मतलब होता है जी पुरस्कार या सम्मान। ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब कंडक्ट किसने करवाया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो हमारी बिजली का मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने BEE के साथ मिलके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड को। अब ये BEE क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी अपने करंट अफेयर का ये टॉपिक है, जो न्यूज़ है वो पूरा होने के बाद। तो बस इतना याद रखो कि BEE ने और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, दोनों ने मिलकर ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। अब इसके क्या फ़ीचर हैं, विशेषताएं क्या हैं, फ़ीचर का मतलब विशेषताएं क्या क्या इसमें इवेंट हुए वो देखते हैं। इसमें होता क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और BEE क्या देखती है इसमें, स्टैंडर्ड और लेवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। किसके लिए? एयर कंप्रेशर के लिए। और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी होते हैं, जो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी होते हैं, टीवी मतलब टेलीविज़न, जो आपके घरों में टेलीविज़न जो देखते हो न्यूज़ वगैरह, वो उन्हीं के लिए। और एयर कंप्रेशर होते हैं जो आपके फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशन AC में एयर कंप्रेशर यूज़ होते हैं, तो जिससे कि आपके ठंडा रहता है रूम वगैरह, और फ्रीज में ठंडे रहते हैं, एयर कंप्रेशर की वजह से होता है। तो इनके लिए स्टैंडर्ड और लेवलिंग प्रोग्राम, क्यों? ताकि इनके लिए ना स्टैंडर्ड सेट हो सके। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी AC है या फ्रीज है, उसके ऊपर स्टार्स लिखे होते हैं, कोई 1 स्टार, कोई 2 स्टार, कोई 3 स्टार, कोई 4 स्टार, कोई 5 स्टार। इससे होता क्या है, जो जितने ज़्यादा स्टार होते हैं मतलब वो कम बिजली कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, मतलब कम बिजली की खपत कम होगी। अगर ज़्यादा स्टार का है, कम स्टार का तो बिजली ज़्यादा लेगा वो। तो ये इस लेवल को ही सेट करने के लिए, देखने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है कि कौन सा
जो एयर कंप्रेसर या टीवी कितना एनर्जी जो है एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब है कितनी बिजली कम यूज कर रहा है वो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कम ले रहा है वो। तो इसी से रिलेटेड है ये। 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है जो एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इसमें और क्या होता है, इसमें यही दिया गया है कि आपके जो इनिशिएटिव है जो ये वाला, ये कम से कम 8.41 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा एयर कंप्रेसर से। और टीवी से कितना बचाएगा, 9.75 बिलियन यूनिट टीवी से 2030 तक। सोचो ये जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं अभी 5 स्टार 2 स्टार के, कि एयर कंप्रेसर और टीवी इतने एनर्जी के एफिशिएंट होने चाहिए, तो ये इतनी सारी यूनिट बचाएगा बिजली की। पता है ना आपको, बिजली जब घरों में यूज होती है तो यूनिट आती है, यूनिट के हिसाब से बिल आता है, तो इतनी सारी यूनिट ये सेव करेगा, बचाएगा। इसके अंदर एक क्या है कि BEE ने, ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है साथी, साथी SAATHEE साथी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। ये स्टेट की जो डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करती हैं, स्टेट की, राज्य की, उनके लिए उनका चेक करने के लिए कि हाँ ये एनर्जी की एफिशिएंसी के लिए क्या काम कर रही हैं, तो सब इस पोर्टल पे पता चलेगा, साथी के पोर्टल पे। ये मॉनिटरिंग करेगा कि जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और BEE, ये दोनों इन्होंने, और स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी देखती है आपकी कि बिजली को कितनी एफिशिएंटली रूप से यूज किया जा रहा है। मतलब कि जो घरों में या कहीं पे स्टेट में या पब्लिक ऑफिसेज में एनर्जी एफिशिएंट जो प्रोडक्ट हैं वो यूज किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इक्विपमेंट जैसे आपका मान लो आपका कूलर हो गया या फिर AC हो गया, तो ये एनर्जी एफिशिएंट यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इसके बारे में। अब जो ये अवार्ड दिया जाता है वो तो AC और किसके लिए दिया जाता है, एयर कंप्रेसर और आपका टीवी के लिए। लेकिन जो ये पोर्टल है, ये पोर्टल में सारे स्टेट की एनर्जी एफिशिएंसी, कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, वो सारा पोर्टल में यूज होगा कि देखेंगे कितना ये एनर्जी कंजर्व कर रहा है पूरा स्टेट, ये साथी पोर्टल। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आई थी तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये कब क्रिएट की गई थी, कब बनाई गई थी, ये क्रिएट की गई थी 2002 में। और एक एक्ट बनाया था 2001 में, 2001 में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इस एक्ट के थ्रू 2002 में बनाई गई थी। मतलब ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक संस्था है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज बनाती है, डेवलप करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज बनाती है। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट, लक्ष्य, एम, जो एनर्जी की इंटेंसिटी है इकोनॉमी में उसी को रिड्यूस करना है। मतलब कि कम से कम बिजली यूज हो और ज़्यादा एफिशिएंट जो इक्विपमेंट है, प्रोडक्ट हैं वो यूज हों, ताकि कम बिजली की खपत हो, कम बिजली, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो और ज़्यादा एफिशिएंसी हो सके। इसमें काम करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जूज, मीजू शॉर्टकट में बोलते हैं, मीजू फ्रेमवर्क लॉन्च्ड। अभी ये फ्रेमवर्क का मतलब है एक संरचना ढांचा, गाइडलाइंस वगैरह इश्यू किए हैं। किसने इश्यू किए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किए हैं। ये मीजू फ्रेमवर्क याद रखना आपको, किसने लॉन्च किया है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ये याद रखना है आपको। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है मी की, और जू तो आप जानते हो चिड़ियाघर को बोलते हैं। अब इसके नाम से ही समझ जाओ किसके लिए ये गाइडलाइंस होंगी, फ्रेमवर्क होंगे, जू के लिए, चिड़ियाघरों के लिए होंगे, ताकि उन्हें अच्छे से हैंडल किया जा सके इफ़ेक्टिव रूप से। क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं इसकी,
कि गाइडलाइंस होंगी, प्रपोज गाइडलाइंस करेंगे ताकि जू हैं जो उनको होलिस्टिक तरीके से इंडिपेंडेंटली मैनर में उनको एसेस किया जा सके, मतलब मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट क्या होगा इसका, जो एनिमल वेलफेयर के लिए, हस्बेंड्री के लिए जो रिसोर्सेज और फाइनेंस होते हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनको अच्छे से मूल्यांकन किया जा सके, असेसमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट ये जी म्यूजिक की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, एक हाई स्टैंडर्ड जू डेवलप करने के लिए होगी। मतलब कि जो जू चिड़ियाघर होते हैं उनमें जो जानवरों को फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं उनको स्टैंडर्ड फैसिलिटी हो, अच्छे वातावरण में। मतलब स्टैंडर्ड फैसिलिटी का क्या मतलब, उनको कार वगैरह एसी वगैरह नहीं लगाएंगे। मतलब ये है कि जैसा उनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, मान लो जैसे एक लायन है, लायन चिड़ियाघर में है, जू में है, इसके लिए क्या इन्वायरमेंट चाहिए, क्या खाना चाहिए, और सारा इसके लिए पानी, इसके लिए पानी की व्यवस्था हो, अच्छी फैसिलिटी हो, स्टैंडर्ड सेट, ये स्टैंडर्ड होते हैं कि जानवर के लिए ये अगर खुले जंगल में रहता है, ओपन फॉरेस्ट में रहता है, जहाँ पे इसका हैबिटेट है, मतलब जहाँ पे हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे इसका निवास है, हैबिटेट HABITAT, तो वहाँ पे क्या कंडीशन में रहता है लायन, तो सारी कंडीशन उस जू में क्रिएट करनी, वही तो यही है इसके स्टैंडर्ड। तो इन स्टैंडर्ड को जो मीजू एक्सरसाइज है उसी में ये स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएंगे, हाई स्टैंडर्ड। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये जी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ही ये गाइडलाइंस होंगी, ताकि इनोवेटिव रूप से टेक्नोलॉजी का यूज करके ये स्टैंडर्ड सेट किए जा सकें। और इन जो जू में जंगली जानवर हैं उनका स्पीसीज़ हैं, जो भी जंगली जानवर हैं जू में चिड़ियाघर में, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके, रख रखाव संरक्षण किया जा सके। तो यही न्यूज़ से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड गेन्स पॉपुलैरिटी। अभी नॉर्थ ईस्ट फंड क्या है, ये ना नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो ना, अपना इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट तो आप जानते ही हो, ये है इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट इसे बोलते हैं हमारा, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भारत। तो इसके लिए वेंचर फंड क्या है, अभी पॉपुलैरिटी में आया है। ये किस लिए सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, ये स्टार्टअप और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यंग मतलब जवान जो उद्योगपति, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहता है उसके लिए, स्टार्टअप का मतलब भी फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री फर्म कंपनी। और स्टार्टअप इसलिए बोलते हैं जब शुरू में कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टअप इसलिए। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था, ये किया था जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसे डोनर बोलते हैं शॉर्टकट में। ये मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और अलग से सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ने। तो ये मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, मेंस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, तो ये मिनिस्ट्री भी आपको लिखनी है मेंस के आंसर में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किस किस के साथ मिलकर बनाया है इस मिनिस्ट्री ने, और एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन कंपनीज होती हैं कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के साथ मिलके दोनों ने सेटअप किया है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। वेंचर फंड क्यों बोलते हैं इसे, वेंचर फंड इसलिए बोलते हैं, वेंचर फंड उस स्टार्ट कंपनी के लिए जो फंड देता है जो स्टार्टिंग में शुरू हुई हैं या फिर अभी अभी शुरू हुई हैं, और उन्हें अर्ली स्टेज में फंड देता है, पैसे देता है अर्ली स्टेज में। मान लो अभी कंपनी शुरू हुई है, इसे फंड दे, भाई अपना बिजनेस प्रमोट कर और बढ़ा अपना बिजनेस को। या फिर कोई स्टार्टअप सेट करना चाहता है, मतलब कंपनी शुरू करना चाहता है, तो तब स्टार्टिंग में उसे फंड देती है, इसलिए इसको वेंचर फंड बोलते हैं, जब स्टार्टिंग में फंड दिया जाए कंपनी को, समझे। अब जो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए फंड होगा, ये फर्स्ट और नो ओनली वेंचर फंड है, ये ओनली वेंचर फंड याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला और अकेला ये फंड है, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। और ये 100 करोड़ की राशि दे के बनाया जाएगा, मतलब इस फंड में 100 करोड़ रुपए हैं, पैसे हैं 100 करोड़ रुपए। और क्या काम करेगा, बिजनेस को, स्टार्टअप को, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी और स्टार्टअप है वहाँ पे उद्योगपति, ताकि वहाँ पे उद्योग लगा सकें, फैक्ट्री सेटअप कर सकें, उसी को प्रमोट करेगा ये फंड। इसमें होगा क्या, मोस्टली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, फूड प्रोसेसिंग कैसी होती हैं, जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेके उनको फूड को प्रोसेस करती हैं, पैकेज करती हैं, स्टोर करती हैं और फिर उन्हें बेच देती हैं, उनमें वैल्यू एडिशन करके, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, या और कोई सर्विसेज हैं, IT की सर्विसेज हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए मोस्टली ये फंड काम करेगा, वेंचर फंड।
नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। इसमें मोस्टली जो वेंचर फंड की होगी किस किस को सहायता करेगा, जो बिजनेस होंगे 25 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में, जो भी बिजनेस होंगे, रेंज कितनी होगी 25 लाख टू 10 करोड़ के बीच में, जो भी बिजनेस सेटअप होंगे अगले 5 से 10 साल के लिए काम करेगा, समझे। तो इससे रिलेटेड यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सी विजिल। सी का मतलब होता है जी समुद्र, आपको पता होगा, और विजिल का मतलब होता है निगरानी या सर्विलेंस। सर्विलेंस पढ़ा होगा ना, SURVI, और सर्विलेंस ये स्पेलिंग VILLEIIENCE। तो सर्विलेंस होता है ये। विजिल का मतलब निगरानी, एक तरह से देखभाल करना, देखभाल करना। सी विजिल 21 इसलिए लगाया क्योंकि 21 में हो रही है ना ये, 2020 में। ये एक एक्सरसाइज है डिफेंस की, जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है ये, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में, आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड काम करती है, ये एक फोर्स है, वो मिलकर और बहुत सारे स्टेट मिलकर, 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो कोस्टल एरियाज़ में हैं। कोस्टल एरियाज़ का क्या मतलब है, जैसे ये अपना हिंदुस्तान है जी, सिरा नहीं रहा इसका ऊपर, ये अपना हिंदुस्तान है और यहाँ पे समुद्र है, आपको पता है। तो जितने स्टेट समुद्र पे लगते हैं, ओशियंस पे लगते हैं, ये कोस्टल स्टेट हो गए। और यूनियन टेरिटरी भी तो है यहाँ पे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो ये भी एक यहाँ पे पुडुचेरी है, दामन एंड दीव भी लगती है। तो ये सारी हैं जो क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी और स्टेट, ये कुल मिला के 13 है। तो इन्हीं को बोलते हैं कोस्टल स्टेट। ये सारे मिलके कंडक्ट कराएंगे सी विजिल को। इनकी एजेंसीज होंगी, पुलिस होगी इनकी, या फिर कोस्टल गार्ड जो सिक्योरिटी है वो होगी, ये सारे मिलके कंडक्ट कराएंगे। मतलब ये करा दिया गया है 12 से 13 जनवरी को, कल कंप्लीट हो गया, 2 दिन का ये चला था। और याद रखना ये 2 साल में होता है, बाईइनियल। बाईइनियल का क्या मतलब होता है, जब वंस इन 2 ईयर, मतलब 2 साल में एक बार, बाईइनियल। और एक होता है बाई एनुअल। बाई एनुअल होता है, वो पता होगा आपको, बाई एनुअल का मतलब होता है 2 टाइम्स इन ए ईयर। 2 टाइम्स इन ए ईयर मतलब साल में 2 बार। साल में जब 2 बार हो तो वो है बाई एनुअल। और जब बाई इनियल का मतलब है 2 साल में एक बार, वंस इन 2 ईयर्स। ये हमारी कोस्ट लाइन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये सी विजिल एक्सरसाइज कराई जाती है। हमारी कोस्ट लाइन है कितनी, 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी, पूरी इंटायर कोस्ट लाइन। सारे चाहे यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के और स्टेट को मिला के, जो हमारी सी से लगती है कोस्ट लाइन, वो कितनी है, इतने किलोमीटर की है, 7516.16। ये पूरी याद करनी है। एक बार हरियाणा PCS HCS होता है ना आपका, हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है SDM का, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कोस्ट लाइन कितनी है। यूपी PCS में भी पूछ लेते हैं, UPSC में तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन और जो स्टेट की या किसी CAPF की तैयारी कर रहे हो आप, किसी की EPF होगी, उनमें पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ये पॉइंट 6 भी पूछ लेते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ये सी विजिल एक्सरसाइज होगी। सी विजिल की बात कर रहे हैं अभी हम। सी विजिल जो एक्सरसाइज होगी कोस्टल एरियाज़ में, हमारा 7516.6 तक किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वहाँ तक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक होगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जी, जैसे अपना ये हिंदुस्तान है, यहाँ से समुद्र में इस लाइन से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं उसे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं 200 किलोमीटर तक। तो वहाँ तक ये एक्सरसाइज होगी ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, कि जो मैरी टाइम मतलब कि समुद्र में जो ट्रेड वगैरह होती हैं वो सुरक्षा से हो सकें, सिक्योरिटी से हो सकें। तो यहीं लिखा देखो, इट इन्वॉल्व्स 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद मैरी टाइम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज़। मतलब जो फिशिंग, मछली उत्पादन करने वाली कम्युनिटी है कोस्टल एरियाज में, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इसमें। और ये एक्सरसाइज क्या है, इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है इस एक्सरसाइज में। दूसरा, एक इंडियन नेवी की एक्सरसाइज होती है, वो भी हर 2 साल में होती है, वंस इन 2 ईयर कंडक्ट होती है। ट्रोपेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडियन नेवी की। ट्रोपेक्स से पहले ये कंडक्ट की जाती है सी विजिल, ताकि ट्रोपेक्स को अच्छे से और कंडक्ट किया जा सके। ये भी इंडियन नेवी करती है एवरी 2 ईयर ट्रोपेक्स।
तो ट्रोपेक्स याद करना। ट्रोपेक्स किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन नेवी की। और सी विजिल में सारे पार्टिसिपेट करते हैं। 13 स्टेट्स हो गए, कोस्ट गार्ड हो गई और सिक्योरिटी हो गई, कम्युनिटी फिशिंग कम्युनिटी हो गई आपकी, और दूसरा आपके इंडियन नेवी भी हो गई। तो ये दोनों एक्सरसाइज क्या है? मेनली सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, ताकि पीस एस्टेब्लिश की जा सके इस एरिया में। यहाँ पे कोई आतंकवादी ना आ सके। आपको पता है ना, तब 2008 का आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में ताज होटल में, तो समुद्र के रास्ते आए थे वो, जिसे 26/11 अटैक बोला जाता है। 26/11 अब चलते हैं जी अपना ये टॉपिक पे, उतना ही था उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कायाकल्प अवार्ड। ये कायाकल्प अवार्ड अभी 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड अभी अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी लॉन्च किया है, कन्फर्ड किया है, दिया है अवार्ड, कायाकल्प अवार्ड। कौन सा? 5वां। किस किस को? पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़ को। ये पब्लिक, ये मिसप्रिंट हो गया जी, यहाँ पे लिखो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिखो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को दिया जाता है, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह या डिस्पेंसरी वगैरह। किस लिए दिया जाता है? सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, जो मतलब अच्छे से वहाँ पे मान लो आपके फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे क्लीनलीनेस है, स्वच्छता का अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, उन हेल्थ फैसिलिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज़ को ये अवार्ड दिया जाता है, कायाकल्प अवार्ड। ये गवर्नमेंट ने जब लॉन्च किया था तो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए लॉन्च किया था, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज़ हैं, उन्हें दिया जाए। लेकिन अभी जो 5वां अवार्ड दिया गया है, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए लॉन्च किया है, ये याद रखना आपको। लेकिन जब स्टार्टिंग में किया था तो पब्लिक के लिए लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था ये। 15 मई 2015 में लॉन्च किया था नेशनल कायाकल्प अवार्ड। किसके लिए? वही मैंने बता दिया, हाइजीन कंडीशन, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी कंडीशन हो, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस हो, यही है इसमें। ये सबको, ये उन डिस्ट्रिक्ट को, हॉस्पिटल को हो, या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, विलेज लेवल पे जो होते हैं ना आपके डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, उन सबको, वेलनेस सेंटर हो, सबको अवार्ड में कंसीडर किया जाता है। जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी कंडीशन रही है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड की है, वहाँ पे क्लीनलीनेस रही है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहा है, वहाँ पे साफ़ सफाई रही है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट। अब यही ऑब्जेक्टिव है, इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको जिस लिए दिया जा रहा है। जब क्लीनलीनेस के लिए दिया जा रहा है तो क्या है वहाँ पे? क्लीनलीनेस मतलब स्वास्थ्य रहे, साफ स्वस्थ रहे, साफ़ सुथरा रहे इन्वायरमेंट वहाँ का, हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरी का, उसको प्रमोट करने के लिए। हाइजेनिक कंडीशन हो, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हों, मतलब कि कोई आपके जैसे वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ना हो, अच्छे से वहाँ पे छिड़काव होता हो दवाइयों का। तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हों, इनको प्रमोट करना है क्लीनलीनेस के थ्रू ही। दूसरा क्या है? जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनमें एक कल्चर इनकलकेट करना, कि ताकि वो क्या है, अच्छे से हाइजेनिक कंडीशन और क्लीनलीनेस और सैनिटेशन कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट क्या है इससे? नेक्स्ट यही लिखा हुआ है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं हेल्थ रिलेटेड, क्लीनलीनेस को, उनको क्रिएट करना और शेयर करना। इसके अदर इनिशिएटिव लिए गए हैं इस अंडर कायाकल्प। जो कायाकल्प का अवार्ड दिया जाता है इसके अंडर ही दूसरे इनिशिएटिव लिए गए हैं, मतलब दूसरे आपके इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? मेरा अस्पताल, एक तो मेरा अस्पताल ये भी लॉन्च किया जी। इसका मतलब क्या है? मेरा अस्पताल इनिशिएटिव का ये लॉन्च किया गया है ताकि जो हेल्थ वर्कर है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में, आपके डिस्पेंसरी हो या प्राइमरी सेंटर हो, उनमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या है, ताकि उनको ये फील कराया जा सके ये उनका अस्पताल है, ताकि अपना अस्पताल समझ के वो क्या है, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करें, और जो पेशेंट हैं, मरीज आते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें, सर्विस दे सकें। इसलिए मेरा अस्पताल लॉन्च किया गया ताकि वो अपना अस्पताल समझ के फ्यूल करें और लोगों को अच्छे से सर्व करें। नेक्स्ट क्या है? एक नेक्स्ट है जी स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, SSS लॉन्च किया गया है। ये भी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? इसमें दो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिलके, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गई, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या है कि आपके जो
यहाँ पे समझो, आपने आपने देखे होंगे शहरों में कि बाथरूम वगैरह बनी होती हैं, टॉयलेट टॉयलेट बनी होती है। मान लो यहाँ टॉयलेट बनी है आपकी, ये टॉयलेट बनी है, और यहाँ पे एक ना डिस्पेंसरी टाइप खोल देते हैं। यहाँ पे एक हेल्थ वर्कर बैठा होता है या फिर डॉक्टर बैठा होता है इसी टॉयलेट के पास ही है, ये टॉयलेट के पास ही है हेल्थ वर्कर। यहाँ पे ऑफिस बना दिया उसका। मान लो आपको दवाई लेनी है, फीवर चेक कराना है, तो यहाँ पे चेक करा सकते हो आप, ये टॉयलेट के पास ही होगा। तो यही है इसमें कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, सेटअप की जाएंगे इसके थ्रू, ट्रिपल एस के थ्रू, जो आपका स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र प्रोग्राम है, इसके थ्रू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विद इन द ओपन डिफिकेशन फ्री ब्लॉक। ओपन डिफिकेशन फ्री ब्लॉक इसी को बोला है जो टॉयलेट बनाई हुई है। किस लिए? ताकि ओपन में डिफिकेशन ना करें, खुले में शौच ना करें, कोई टॉयलेट करने ना जाए उस खुले में। तो इसलिए ये टॉयलेट एस्टेब्लिश किया, और यही इसी ब्लॉक के अंदर ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेटअप किया जाएगा इसके अंदर, जहाँ पे आप दवाई वगैरह ले सकते हो, फीवर वगैरह चेक करा सकते हो, बीपी चेक करा सकते हो। तो इसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सेटअप करने के लिए, और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही सेटअप किए जाएंगे। आपको पता होगा नेशनल हेल्थ मिशन चला रखा है गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हमारे इंडिया में, तो उसी के अंडर ये सेटअप किए जाएंगे। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी एशियन हॉबोरा बस्टर्ड। ये क्या है? ये जी देखो आप इसे, ये प्राणी है, ये एक पक्षी है, बर्ड है, जिसका नाम है एशियन हॉबोरा बस्टर्ड। एशियन क्यों है? एशियन इसलिए जी क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट में मिलता है, एशियन महाद्वीप में मिलता है ये, इसलिए एशियन हॉबोरा बस्टर्ड नाम है इसका। और एक अफ्रीका में भी मिलता है ऐसा ही हॉबोरा बस्टर्ड, उसका नाम हॉबोरा बस्टर्ड है। और ये एशिया में मिलता है तो इसका एशियन हॉबोरा बस्टर्ड है। ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना दुबई की रॉयल फैमिली मेम्बर को परमिशन दे रखी थी इसको हंटिंग करने की, शिकार करने की, 2020 से 21 तक, इसलिए ये न्यूज़ में था। दुबई की रॉयल फैमिली का मतलब है वहाँ के जो प्रिंस हैं उस फैमिली से होंगे। अब इसके कुछ फीचर विशेषताएं देख ली हैं। बस्टर्ड आपने देख ही लिया, लार्ज होता है, बड़ा पक्षी होता है, टेरेस्ट्रियल बर्ड होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहता हो, ज़मीन पे रहता हो। और एक एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले, वाटर में रहने वाले, और तो टेरेस्ट्रियल बर्ड है। और ये फ्लाइंग बर्ड है, सम ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, मतलब जो बड़े पक्षी उड़ने वाले होते हैं उनमें से आता है, उड़ने वाला पक्षी है। ये 2 कैटेगरी होती हैं इसकी, जो IUCN ने डिफ़ाइन कर रखी हैं। अब ये IUCN क्या है? IUCN को मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको करंट अफेयर में। IUCN इसलिए मैंने सोचा कि IUCN और CMS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका साइट्स, ये तीनों के लिए मैंने अलग लेक्चर अपलोड किया है आज। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, नीचे करंट विद GS लिखा होगा ना, करंट विद GS पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे चैनल खुल जाएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो इन्वायरमेंट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके लेक्चर एक अपलोड किया हुआ है आज ही, IUCN का, CMS का और साइट्स का। उसमें तीनों को डिटेल में बताया है, वो सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ज़रूर है। अब IUCN क्या है कि नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसने 2 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, जो हाइबुरा बस्टर्ड कोई 2 स्पीसीज़ हैं, मतलब ये समझ लो 2 प्रजाति हैं इसी तरह की। वो कौन कौन सी? एक तो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है और एक एशिया में। ये इनके साइंटिफिक नेम है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका हैबिटेट कहाँ पे? हैबिटेट मतलब निवास जहाँ पे करती है, कहाँ पे रहती है, ये घर कहाँ पे है इसका? ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, मिडल ईस्ट एशिया में, और जो इजिप्ट का आपका सिनाई डिजर्ट है, डिजर्ट का मतलब हो जाता है रेगिस्तान, सिनाई का रेगिस्तान है, सिनाई डिजर्ट है इजिप्ट का, वहाँ पे रहती है। अरेबियन पेनिनसुला में भी ये पाई जाती है। ये क्या है? जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें ब्रीडिंग करती है एशियन बस्टर्ड, मतलब अंडे वगैरह देते पक्षी, जो भी इसका प्रोडक्शन होता है जो प्रोड्यूस करती है बेबी वगैरह। और फिर विंटर में ये माइग्रेट कर जाती है साउथ में, पाकिस्तान में। इसके डिक्लाइनिंग के रीज़न क्या है? मतलब ये इसकी जो पॉपुलेशन है क्यों घट रही है? एक तो ये है जी पोचिंग हो रही है। पोचिंग का मतलब हंटिंग ही होता है, हंटिंग, शिकार करना। अनरेगुलेटेड हंटिंग हो रही है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई कर रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है इसके लिए, हंटिंग के लिए। और इसके नेचुरल हैबिटेट घटते जा रहे हैं, जहाँ पे ये रहती है, मतलब निवास करती है, जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ में जो भी प्रेफरेंस है इसकी, वो फॉरेस्ट एरियाज़ घटते जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं।
दूसरा इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल स्टेटस कैटेगरी में आता है IUCN की में। ये याद करना है, ये वल्नरेबल और एंडेंजर्ड, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये स्पीसीज होते हैं, ये UPSC पूछ लेती है और PCS वगैरह में भी और एग्जाम में भी। तो IUCN की लिस्ट में कौन सा है, वल्नरेबल कैटेगरी में। तो IUCN को और साइट्स को, CMS को मैंने कराया हुआ है लेक्चर, आप देख सकते हो, आज ही अपलोड किया है। दूसरा साइट की लिस्ट में कौन सी, अपेंडिक्स 1 लिस्ट में है। और जो CMS है, ये CMS क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसकी अपेंडिक्स 2 लिस्ट में है। मतलब ये लिस्ट ही है, अपेंडिक्स 1, 2 और अपेंडिक्स 1। साइट्स एक संस्था है और एक CMS है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में और CMS की अपेंडिक्स 2 में है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अच्छे से मैंने कराया हुआ है, 5 मिनट का लेक्चर है, वो आपको देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के लिए तैयार हो। आज का लेक्चर इतना ही था जी। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, या फिर पुराने करंट अफेयर पे थोड़े स्टैटिक पोर्शन भी होगा। तो तैयार हो तो यस बोलो आप, यस। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी अपने। ये आएगा जी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने पढ़ाया आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या ये एक ऑटोनोमस का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली काम करती है क्या, आज़ाद है क्या? और स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है क्या, संवैधानिक बॉडी है क्या, संवैधानिक संस्था। सेकंड स्टेटमेंट बोलिए, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज मंत्रालय के अंदर काम करती है क्या? आपके ऑप्शन है 1, 2 दोनों, या दोनों गलत। देखो जी, इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। ऑटोनोमस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाई गई है। मैंने बताया था 1957 में एक एक्ट बना था, उसके थ्रू बनाई गई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो MSME, ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंडर काम करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा सी, दोनों करेक्ट। सेकंड है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड आज ही पढ़ाया मैंने, इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट? इट इज़ द ओनली वेंचर फंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट का केवल और केवल एक ही फंड है। दी इनिशियल कॉर्पस इज 1000 करोड़। जो इनिशियल राशि दी जाएगी इस फंड को सेटअप करने के लिए दी गई है, वो 1000 करोड़ की राशि है क्या? बताओ जी, 1, 2 या दोनों इनकरेक्ट, कौन सा सही है? देखो जी, पहला बिल्कुल सही है कि ये ओनली वेंचर फंड है, एक ही फंड है नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा। दूसरा बिल्कुल गलत है जी। मैंने बताया था 1000 करोड़ नहीं है जी, 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसको सेटअप करने के लिए, मतलब 100 करोड़ रुपए देके सेटअप किया गया है वेंचर फंड को। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा 1 ही करेक्ट है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ये आप सोच रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट भी आती है, आप 2015 या 16 का पेपर उठा के देख लो, उसमें सीधा पूछा गया बजट में कितना, बजट में एलोकेशन किया गया था और उसमें 4 लाख करोड़ ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया गया था। तो ये ऐसी स्टेटमेंट भी पूछी जाती है UPSC में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, सी विजिल 2021 एक्सरसाइज हुई है, विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्रीज के साथ ये कंडक्ट होती है बताना है आपको। सी विजिल अभी कराया मैंने, बताओ, इंडिया जापान के साथ, इंडिया रसिया, इंडिया म्यांमार, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताओ जी किसके साथ? जी हाँ, बिल्कुल सही, नन ऑफ द अबव, डी। अभी तो बताया ये इंडिया ही कराता है। इंडिया की जो कोस्टल स्टेट हैं वो मिलते हैं, फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं जो फिश मछली उत्पादन करती हैं, या फिर इंडियन नेवी मिलके इसको कंडक्ट कराती हैं। इसकी कोई कंट्री इसमें साथ नहीं देती, सिर्फ इंडिया ही कराता है। तो डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मैंने अभी कराया है, ये बताना आपको। ये संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बताओ जी विच ऑफ द मिनिस्ट्री करेक्ट? देखो दी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, बिजली मंत्रालय के अंदर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में मैंने 2-3 बार अपने करंट अफेयर में कराया है, और ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए इस पे क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ मैं। तो बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग क्वेश्चन बताना है आपको। ये एक वायरल इन्फेक्शन है दैट इज़ रिपोर्टेडली
रिसेंटली इन बर्ड्स, अभी रिपोर्टेड की गई है ये बर्ड में। अभी पता है ना बर्ड वगैरह को बर्ड फ्लू हो रहा है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ये बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको। स्टेटमेंट आया आपकी ये, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट करिए। द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ द वायरस दैट कॉजेज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज इन बर्ड इज H5N1। ये कह रहा है कि बर्ड फ्लू आपको पता है 9 कैटेगरी से होता है। ये 9 जो वायरस होते हैं, जैसे H5N1 है, ऐसे H5N2, 7, 9, ऐसे बहुत सारी 9 कैटेगरीज हैं लगभग लगभग। तो उनमें से ये बोल रहा है क्या H5N1 जो वायरस है वो सबसे मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस H5N1 है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इट डज़ नॉट स्प्रेड टू मैमल्स। ये मैमल्स में स्प्रेड नहीं होता। मैमल्स क्या होते हैं जी, मैंने पहले भी बताया आपको मैमल्स क्या होते हैं, अब फिर बता देता हूँ। मैमल्स होते हैं जो वर्टेब्रेट होते हैं। वर्टेब्रेट का मतलब है जी जिनके पास जो क्या है आपकी स्पाइनल कोड होता हो, एक तरह से रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, स्पाइनल कोड, जिनके अंदर स्पाइनल कोड होता हो। दूसरा, जो वार्म ब्लडेड हो। वार्म का मतलब है गर्म, ब्लडेड जिनका गर्म खून हो। तीसरा क्या है इसकी कंडीशन मैमल्स को डिफाइन करने की, जो बेबी प्रोड्यूस करते हो। बेबी प्रोड्यूस मतलब बच्चा देते हो, ऐसा नहीं अंडे देते हो। जैसे मुर्गी क्या है, जो हैन है, HEN, हैन मुर्गी। चिकन ये क्या है, ये अंडे देती है ना, अंडे के बाद बच्चे निकलते हैं, लेकिन जो बेबी देता हो वो मैमल्स होते हैं। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है जी, जो मिल्क प्रोड्यूस करता हो, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, मिल्क प्रोड्यूस करता हो। जैसे आपका मुर्गी है, अंडे देती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है क्या, नहीं। तो ये क्या मैमल्स नहीं हुई। तो मैमल्स क्या, इंसान जो पर्सन है, आदमी है, ह्यूमन, वो मैमल्स है। जी हाँ बिल्कुल, हम ह्यूमन्स मैमल्स है, मैमल्स की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे जानवर भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपके क्या है, जैसे आपका डॉग हो गया, डॉग मैमल्स है जी बिल्कुल। जो आपकी बिच होती है, कुतिया, वो क्या है, रीढ़ की हड्डी होती है उसके पास। हाँ, ह्यूमंस के पास भी होती है रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रेट होते हैं, स्पाइनल कोड। वार्म ब्लड होता है, गर्म खून होता है, हाँ जी ह्यूमंस का भी होता है, डॉग का भी। बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे देते हैं डायरेक्ट, हाँ जी ह्यूमन भी। मिल्क, हाँ जी अपने बच्चों को मिल्क पिलाती है, बिच भी पिलाती है, कुतिया भी। और बच्चे भी आपको पता है, माताएं भी इंसान में दूध प्रोड्यूस करती हैं। तो वो मैमल्स हो गए, पता लग गया। अब ये क्या कह रहा है, बर्ड फ्लू इट डज़ नॉट स्प्रेड टू मैमल्स, मैमल्स में स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम 2006 इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग बर्ड फ्लू इन वन और द अदर स्टेट एंड सिंस देन इंडिया हैज़ नेवर डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू। ये कह रहा है कि 2006 से इंडिया में बर्ड फ्लू के मामले आए जा रहे हैं, और उसके उसके बाद से 2006 के बाद से कभी भी इंडिया ने अपने आप को बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर नहीं किया। कि एक साल भी ऐसा नहीं गया कि अपने आप को बर्ड फ्लू डिक्लेयर किया गया कि बर्ड फ्लू फ्री, मतलब फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू, कि बर्ड फ्लू से आज़ाद है, कि एक भी केस बर्ड फ्लू का नहीं है। ऐसा एक भी कंडीशन नहीं आई तब से कि इंडिया ने डिक्लेयर किया हो। आपको समझ आ गया होगा। आपको ऑप्शन है 1 2 1 ओनली, 1 3 2 3। बताओ जी कौन सा करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बताओ। देखो जी पहला बिल्कुल सही है। जितने भी वायरस हैं बर्ड फ्लू के, लगभग 9 वायरस हैं। H5N1 उनमें सबसे मोस्ट कॉमन वायरस है, जो सबसे ज़्यादा फैलता है, जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है। अब ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट इट डज़ नॉट स्प्रेड टू मैमल्स। ये बिल्कुल गलत है जी, ये मैमल्स में स्प्रेड होता है, मैमल्स में भी होता है, हो सकता है ये। दूसरा बोल रहा है ये 2006 से इंडिया ने नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि 2019 में 2019 में इंडिया ने अपने आप को फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू डिक्लेयर किया था, कि बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं आता 2019 में। तो खुद ही कंट्री डिक्लेयर करती हैं अगर कोई बर्ड फ्लू का केस नहीं आता है तो इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, समझे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। PM किसान से रिलेटेड न्यूज़ दी है जी आपको, उससे रिलेटेड ये मैंने कराया भी था जी, आपको शायद कल कराया था मैंने PM किसान, कल ही कराया था शायद। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है ये देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है PM किसान इज ए सेंट्रल
सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएम किसान क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको पता है ना, एक सेंट्रल स्कीम सेक्टर स्कीम होती है और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कौन सी होती हैं, जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों पैसा लगाते हैं, दोनों इंप्लीमेंट करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है पूरा 100% और वही उसे इंप्लीमेंट करती है। तो आपको बताना पीएम किसान क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड बोल रही है अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 इज प्रोवाइडेड 3 times टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज। ये कह रहा है कि 6,000 साल में 3 बार में 2,000 करके 3 बार में दिया जाता है फार्मर्स को, सारे किसानों को, जिनके पास भी कोई भी किसान हो, सब किसान को दिया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई द फार्मर फैमिली विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट एज पर स्कीम गाइडलाइंस। कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, देखो इम्प्लीमेंट तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट और यूटी की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी का, वो आइडेंटिफाई करेंगे फार्मर्स को कि किस फार्मर को ये बेनिफिट देना है, किस किसान को बेनिफिट देना है 6,000 रुपये का, वो पता लगाएंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी। तो इस थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रही है, बताइए कौन सी करेक्ट है। 1 2 1 3 3 ओनली 1 2 3। देखो जी, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इम्प्लीमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आइडेंटिफाई करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट, कि किस किसान को पैसा देना है नहीं देना। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% फंडिंग देगी इसमें और यही इम्प्लीमेंट करेगी। तो सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है लेकिन सेकंड बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे फार्मर्स को नहीं देगी। मैंने कल अपने करंट अफेयर में बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या सीए हैं या फिर और भी जो पेंशन 10,000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, कोई रिटायर है गवर्नमेंट ऑफिस से, तो उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। वो एग्रीकल्चर करते हैं तो इनको नहीं दिया जाएगा, तो ये एक्सक्लूड है। तो इसमें लिखा है ना ऑल फार्मर्स को, ना ऑल फार्मर, इसकी वजह से ही गलत हो जाती है स्टेटमेंट, तो दूसरा गलत है। तो दूसरा इसमें और 1 3 सही है हमारा, बी इसमें है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये मैंने आपको कराया नहीं है करंट अफेयर में, लेकिन ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया। ये एक्ट 1996 में पास किया गया था। क्यों पास किया गया था? आपको पता है ना, 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे गवर्नमेंट ने। कौन कौन से? 73rd और 74th। किस लिए? ताकि थर्ड टीयर गवर्नमेंट बनाई जा सके, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके गवर्नमेंट का, और लोकल गवर्नमेंट क्रिएट किया उसमें। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए। आपके जो सरपंच वगैरह के गाँव में इलेक्शन होते हैं, ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई। दूसरा, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो शहरों में होते हैं, मतलब टाउन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो इलेक्शन होते हैं थर्ड टीयर लोअर लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई 73rd और 74th एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। लेकिन ये एक्ट ना कुछ स्टेट पे लागू नहीं होता था। जैसे मान लो जिसको शेड्यूल एरियाज़ होते थे, शेड्यूल एरियाज़ का मतलब है जैसे आपके ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हो गए आपके, या फिर और एरिया जैसे हो गए जहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ वो होते हैं, आर्टिकल जो 5th होता है आपका, उनमें प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दे कि ये शेड्यूल एरिया है, बस वो शेड्यूल एरिया हो जाते हैं। जहाँ पे आदिवासी की पॉपुलेशन पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, या फिर रिमोट एरियाज़ हैं, उनको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब लोकल गवर्नमेंट के लिए एक्ट बनाया था 1992 में, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो ये इन पे लागू नहीं होता था शेड्यूल एरियाज़ पे। इसको शेड्यूल एरियाज़ पे लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए अलग से एक्ट बनाया, पेसा एक्ट। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अब ये आपको स्टेटमेंट बतानी है। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द भूरिया कमेटी सबमिटेड इन 1995 द पार्लियामेंट इनेक्टेड द पेसा एक्ट 1996 टू एक्सटेंड पार्ट 9 of the constitution with certain modification and exception to the schedule 5th areas। ये बोल रहा है कि भूरिया कमेटी बनी एक, उसने अपनी रिपोर्ट 1995 में सबमिट की। उसके भूरिया कमेटी के आधार पे गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक एक्ट एनेक्ट किया, पेसा एक्ट 1996 में, जो पार्ट 9 था कॉन्स्टिट्यूशन में,
जो पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया था ना 73rd और 74th के थ्रू, इसको शेड्यूल एरिया में भी लागू कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। देखो जी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी बता ही दिया पहले ही आपको सारी स्टोरी, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड और थर्ड बतानी है आपको कौन सी, इसमें कौन सी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड बोल रही है छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार हैव ए शेड्यूल 5 एरिया। ये कह रही है जो छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार है, इनमें शेड्यूल एरियाज़ हैं इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। थर्ड बोल रही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पेसा इन स्टेट्स। जो मिनिस्ट्री पंचायत राज मंत्रालय है ये इम्प्लीमेंट करता है क्या, पेसा एक्ट को, ये बताना आपको, करेक्ट बतानी है। बताओ जी कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट 1 2 1 3 2 3। देखो जी पहला तो सही है, मैंने बता दिया था आपको, लेकिन दूसरा गलत है। ये अंडमान निकोबार में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कौन कौन से स्टेट में आती है मैंने सारा आपको बताया था, कौन कौन से स्टेट में आती है, शेड्यूल एरियाज़ होते हैं कौन कौन से स्टेट में, जो शेड्यूल 5th एरियाज़ हैं मैंने सब बताया था करंट अफेयर में। कोई बात नहीं, मैं आज भी रिवाइज करूँगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और थर्ड सही है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 3 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से स्टेट में एरियाज आते हैं ये देख लेते हैं, देखो याद हो जाएंगे आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो जी, ये आपके देखो हम राजस्थान से चलेंगे, राजस्थान से चलेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान है एक, गुजरात है एक, आपका महाराष्ट्र है एक, आपका एमपी हो गया। फिर चलेंगे यहाँ से झारखंड में, झारखंड से आएंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से आएंगे तेलंगाना में, फिर आंध्रा में, फिर उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, एक आपका हिमाचल प्रदेश। ये सारे स्टेट हैं, समझ आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेट, ये 11 स्टेट हैं आपके, जिनमें शेड्यूल एरियाज़ हैं। शायद आपको याद हो गए होंगे, बस आपको दिमाग में मैप रखना है। मैप एक तो बीच वाला सेंट्रल इंडिया के पार्ट आते हैं कुछ, और एक हिमाचल प्रदेश है आपका। ये 11 स्टेट हैं जिनमें शेड्यूल 5 एरियाज़ हैं। शेड्यूल 5, 5th शेड्यूल भी याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल है ना, जो 5th शेड्यूल है उसमें आते हैं ये एरियाज, शेड्यूल 5th एरियाज़। और शेड्यूल 6 में भी मैंने अच्छे से बताया आपको कौन कौन से आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, 6ठे शेड्यूल में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसे छोटा करना पड़ेगा, पहले छोटा हो जाओ भाई। अब ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। मलाइका स्टेट, मलाइका स्टेट, मलाइका तो जी मलाइका रोड़ा हो गई ना, मलाइका नहीं है जी, मलाइका स्टेट है। मलाइका स्टेट सेपरेट मलेशिया एंड इंडोनेशिया। जो मलाइका स्टेट है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को विभाजित करती है क्या, सेपरेट करती है क्या। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेपरेट्स ओमान एंड ईरान। जो हॉर्मुज की स्टेट है वो ओमान और ईरान को सेपरेट करती है, अलग करती है। बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो जी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो दोनों आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है जी दोनों। अब स्टेट क्या होती है पता है ना आपको, स्टेट मैंने पहले भी करंट अफेयर के टॉपिक में बताया बहुत अच्छे से। एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ये लेक्चर देखोगे ना करंट अफेयर का, आपको जीएस की भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आपको पता है ना, प्रीलिम हो या मेंस, 60 to 70% डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं क्वेश्चन। और इस बार भी 2020 का प्रीलिम देख लो, आपको 52 तो डायरेक्टली करंट अफेयर से हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो 10-15 क्वेश्चन और हैं जो इनडायरेक्टली करंट अफेयर से हैं। तो इसके साथ इस लेक्चर में आप देखोगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी रिवाइज होगा, जीएस का भी, और करंट अफेयर तो होगा ही। तो आप इस एक लेक्चर देखने के बाद आप फील करोगे कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब बताता हूँ आपको स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है ए लार्जर वाटर बॉडी, ए नैरो वाटर बॉडी, ए नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडी। एक पतली नैरो बॉडी वाटर बॉडी होती है जो 2 लार्जर बॉडी को कनेक्ट करती है, ये नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडी। ये 2 बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, ये छोटी वाटर बॉडी होती है, इसी को बोलते हैं स्टेट। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं। ये मैप में देखिए आप, ये आपका वेस्ट एशिया का मैप है, देखा होगा। हमारे यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के साइड में पाकिस्तान, फिर ईरान आ जाता है, ये ईरान,
और ईरान के साइड में ये है पर्शियन गल्फ़। ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ना, पर्शियन गल्फ़, और ये आपका अरेबियन सी, इंडियन सी का ही पार्ट है। ये पार्ट है, ये कनेक्ट हो रहा है जो ये जो कनेक्ट हो रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज। ये ईरान, इधर ईरान है और इधर यहाँ पे ओमान है। ये ओमान है ना, यहाँ पे छोटा पार्ट यहाँ पे ओमान का है, और ये कंट्री यूएई है। लेकिन यहाँ पे छोटा पार्ट है जो इसका, जो यहाँ कोने पे है, ये ओमान का पार्ट है छोटा सा। ओमान यहाँ भी और यहाँ पे भी, बीच में ओई है। तो ये ओमान और ईरान को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, समझे? इसके बीच में है, सेपरेट करती है। किस किस को? ईरान और ओमान को सेपरेट करती है, अलग करती है। लेकिन कनेक्ट किसको करती है? अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ़ को। ये पर्शियन गल्फ़ है वाटर बॉडी, और अरेबियन सी ओशियन, इंडियन ओशियन है, उसी का पार्ट है, इनको कनेक्ट करती है। तो ये नैरो वाटर बॉडी होगी ना, दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, समझा है? एक हो गया। फिर आपका मलय का स्टेट कहाँ पे है जी? ये देखो, ये हमारा इंडिया, इधर आपके म्यांमार, ये थाईलैंड वगैरह, और ये मलेशिया है, और ये आपका इंडोनेशिया, और ये बीच में है ना ये स्टेट, ये आपकी देखो, ये नैरो स्टेट वाटर बॉडी है नैरो, और ये कनेक्ट किसको कर रही है? नैरो वाटर बॉडी दो लार्जर बॉडी को, किसको? इंडियन ओशियन को, और आपका ये जावासी, ये जावासी है जो, इसको कनेक्ट कर रही है। तो ये है आपकी मलय का स्टेट, जो इंडोनेशिया और मलेशिया को सेपरेट करती है। अब देखो जी, ये यहाँ पे ये लिखा ना, मलेशिया इंडोनेशिया को सेपरेट करती है, हॉर्मुज ओमान और ईरान को सेपरेट करती है। तो दोनों करेक्ट हो गए आपके। एक याद रखना, एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, एक होता है इस्थुमस। इस्थुमस, इस्थुमस क्या होता है? स्टेट तो क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। ये इस्थुमस होता है एक नैरो लैंड बॉडी। ये तो वाटर बॉडी है, ये भूमि की होगी, ज़मीन होगी, जो दो बड़ी लैंड भूमियों को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इस्थुमस। तो स्टेट और इस्थुमस में ये डिफरेंट होता है, ये याद रखना आप। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बराक रिवर। बराक रिवर से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, बराक रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम। क्या बराक रिवर मणिपुर, मिजोरम और असम के थ्रू बहती है? सेकंड, बराक रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश में जाके बराक रिवर फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है क्या? थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, तिपाईमुख डैम इज़ ए प्रपोज्ड एम्बैंकमेंट डैम ऑन द बराक रिवर। बराक रिवर पे अभी तिपाईमुख डैम बांध बनाने के लिए प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट ने। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है आपको। देखो जी, पहली बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। अब कहाँ से निकलती है ये देख लो आप। ये देखो जी, ये आपका नागालैंड और म्यांमार यहाँ पे बॉर्डर से निकलती है। ये मणिपुर से निकलती है। मणिपुर में एक है जी लियाई कुलैन विलेज, लियाई कुलैन विलेज है गांव में, मणिपुर से निकलती है। देखो यहाँ से, और ये मणिपुर से निकल के यहाँ असम में गई ना, ये असम है आपका, ये वाला, ये असम में गई। असम से निकल के ये कहाँ पे, सॉरी, पहले ये जाएगी मिजोरम में, घूम के ये मिजोरम में गई, मिजोरम में फिर असम में गई, फिर असम में जाके बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में जाके जो ब्रह्मपुत्र आ रही है और ये गंगा आ रही है, दोनों मिल रही है ना यहाँ बांग्लादेश में, यहाँ पे इनमें ही मिल जाती है ये जो बराक रिवर है। और ये क्या नाम है इसका? मुकरू भी बोलते हैं इस रिवर को, मुकरू, और बांग्लादेश में सूरमा भी बोलते हैं, सूरमा, SURM में सूरमा। तो इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा में, और फिर ये आके फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये डेल्टा बनाती है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। डेल्टा मतलब डेल्टा ऐसे, ये मैथ में पढ़ा होगा ना डेल्टा, इसने डेल्टा की शेप ले रखी है। क्या है, कोई भी रिवर आती है जब ऐसे कई मतलब एक रिवर है उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर हो गई, मतलब एक रिवर की डिस्ट्रीब्यूट हो गई कई सारी रिवर में, एक रिवर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये क्या है, एक ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है, बीच में ज़मीन और ये इधर पानी जा रहा है, तो ये डेल्टा सा बन जाता है, तो इसलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, सारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो
कुछ सजेशन देना है, मान लो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जीएस का हो या करंट अफेयर का, कोई सा भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं वो करंट अफेयर में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। दूसरा आपको क्या काम करना है, शेयर करना है जी, शेयर। तो अब कल मिलेंगे जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।